हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में। वे जगहें जिनसे मानचित्र पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, जो हमने पिछले सप्ताह आपसे पूछा था अभ्यास प्रश्न के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, एक एक करके कथन को आपको देखना होगा। तो यहां पर पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र, उत्तर पूर्व में इजराइल और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। दूसरा है, गाजा और वेस्ट बैंक इजरायली क्षेत्र द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब दोस्तों, यहां पे देखने वाली बात यह है कि इस सवाल में हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, इजराइल और उसके आसपास के क्षेत्र की बात हो रही है। और मैंने आपको पिछले सप्ताह भी बताया था कि इस प्रकार से हम इजराइल को देखते हैं, जितनी चर्चा में रहा है, तो उस पर सवाल आना लाजमी लग रहा है। अब यहां पे देखिए सही उत्तर क्या होगा। पहले स्टेटमेंट के आधार पर देखिए, पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र, उत्तर पूर्व में इजराइल और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। चलिए अब देखिए, ये इजराइल का नक्शा है जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं। इसकी बाउंड्री को देख लीजिए। अब इस इजराइल में ही जो गाजा पट्टी है, उसमें आप पश्चिम की तरफ देखें इस जगह पे, तो आपको दिखेगा ये गाजा पट्टी वाला क्षेत्र और ये वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है। अब इस गाजा पट्टी वाले क्षेत्र के बारे में देखिए क्या कह रहा है कथन में, कि पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित है। फिर उसके बाद कहता है दक्षिण पश्चिम में मिस्र और उत्तर पूर्व में इजराइल। तो अब इसमें देखिए, इस गाजा में दक्षिण पश्चिम में मिस्र है, तो ये देखिए दक्षिण और पश्चिम इजिप्ट यानी मिस्र। फिर उसके बाद क्या कहता है, देखिए अगली बात कहता है उत्तर पूर्व में इजराइल। उत्तर में इजराइल है और ये उत्तर पूर्व जो ये क्षेत्र है, यहां भी इजराइल है। तो उत्तर और उत्तर पूर्व दोनों जगह है। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है, पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। बिल्कुल लगती है, ये पश्चिम का क्षेत्र है, भूमध्य सागर से लगता है। अब यहां इसका मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट अगर देखें तो गाजा और वेस्ट बैंक इजरायली क्षेत्र द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। अब देखिए, गाजा ये हो गया, ये हो गया हमारा वेस्ट बैंक। अब किससे अलग किए जाते हैं? इजरायली क्षेत्र द्वारा। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा ये इजरायली क्षेत्र है। तो यह बात भी सही हो गई। तो अगर दोनों ही बातें सही हैं तो हम कहेंगे पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब कि सी हमारा सही जवाब है, एक और दो दोनों। अब उसके बाद देखिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है जो संबंधित है, अभी हाल ही में जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, फिलीपींस की संप्रभुता का समर्थन करने के बाद चीन ने भारत से दक्षिण चीन सागर पर अपने दावे का सम्मान करने को कहा है। अब सवाल इसी क्षेत्र से आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित है, जिसकी सीमा म्यांमार, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम से लगती है। ये सारे नाम आपने देख लिए। दूसरा कहता है चीन की 9 डैश लाइन, जो मूल रूप से वर्ष 1953 तक 11 डैश लाइन थी, उसके समुद्री दावों का निरूपण करती है, जिसका विस्तार फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम के पास मुख्य भूमि से 2000 किलोमीटर तक है। अब देखिए पहले स्टेटमेंट को देखिए क्या कह रहा है। दक्षिण चीन सागर की स्थिति के बारे में कह रहा है कि चीन के दक्षिण में स्थित है। क्या सच में ऐसा है? चलिए देखिए, ये साउथ चाइना सी है, ये चीन है और चीन के दक्षिण में स्थित है। ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। फिर कहता है सीमा म्यांमार, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। अब देखिए इसकी सीमाओं के बारे में बात करें तो देखिए म्यांमार, अब म्यांमार को आप देखिए तो ये म्यांमार का क्षेत्र है, ये वाला। क्या ये आपको कहीं से भी साउथ चाइना सी से मिलता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि म्यांमार तो नहीं है, ये वह हमें मिला ही नहीं। अब देखिए चीन तो है ही, चीन तो हमने देख ही लिया, ये लगा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। अब देखिए इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, मलेशिया, फिर उसके बाद फिलीपींस, फिर उसके अलावा देखिए फिलीपींस के बाद ताइवान और वियतनाम। अब देखिए ये वियतनाम दिख गया, ये आपको ताइवान दिख गया, ये सब साउथ चाइना सी से लगे हुए आपको दिखाई देते हैं। अब देखिए यहां पे एक बात आती है
बात क्या है कि यहाँ पे एक नाम है म्यांमार। म्यांमार जो है वह साउथ चाइना सी से लगा हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोलेंगे? ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमें गलत मिल गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा लेकिन देखते हैं, चीन की 9 डैश लाइन। अब देखिए जो 9 डैश लाइन है 1953 के पहले तक, 1953 तक उसे हम 11 डैश लाइन के रूप में जानते थे। अब यह 11 डैश लाइन जो है उसके समुद्री दावों का निरूपण करती है, जिसका विस्तार फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम के पास मुख्य भूमि से 2000 किलोमीटर तक है। फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम। अब देखिए इसी क्षेत्र में ये फिलीपींस हो गया, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए मलेशिया हो गया, ये वियतनाम हो गया। इसी बीच में ये सारी की सारी जो 9 डैश लाइन है यह मौजूद है। और इसके क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि चीन का अपना दावा रहता है इस क्षेत्र को लेकर के। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। और अगर दूसरा वाला सही है लेकिन पहला वाला गलत है, तो हम सही बात क्या कहेंगे कि बी, यानी कि केवल 2 हमारा सही उत्तर है। अब उसके बाद देखिए अगले सवाल पे। अब अगला सवाल, पहले खबर देखिए क्या है। शिकार के कोटा के कारण बाल्टिक सागर में ग्रे सील की आबादी के लिए संभावित खतरा उत्पन्न हो गया है। अब ग्रे सील का जो शिकार है वह काफी ज्यादा बाल्टिक सागर में हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आबादी पर खतरा उत्पन्न हुआ है। अब ऐसे में देखिए सवाल क्या है, बाल्टिक सागर से संबंधित है कि बाल्टिक सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट देखिए, यह उत्तरी यूरोप में स्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है, पहली बात। दूसरी बात की यह दक्षिणी डेनमार्क के अक्षांश से उत्तर की ओर लगभग आर्कटिक वृत्त तक विस्तृत है और शेष महाद्वीपीय यूरोप से स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को अलग करता है। अब यहां पे देखिए पहली बात को फिर दूसरी बात को। पहली बात क्या है कि यह उत्तरी यूरोप में स्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। देखिए क्या यह स्टेटमेंट सही है? ये देखिए बाल्टिक सी ये हमारे सामने है। अब इसमें देखिए क्या कहता है, यह उत्तरी यूरोप में स्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। अब देखिए यहां पर उत्तरी अटलांटिक महासागर है और यह जो है देखिए इसका विस्तार आगे यहां ये बाल्टिक सागर हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब कि उसका विस्तार है, मतलब उसका भाग है। तो यह बात तो सही हो गई, उत्तरी यूरोप में स्थित है, ठीक है। अब चलिए यह पहला सही है। दूसरा देखिए, यह दक्षिणी डेनमार्क के अक्षांश से उत्तर की ओर, किसके? दक्षिणी डेनमार्क के अक्षांश से उत्तर की ओर लगभग आर्कटिक वृत्त तक विस्तृत है। अब देखिए डेनमार्क है, इसके अक्षांश से मतलब इस क्षेत्र से लेकर के उत्तर की ओर आर्कटिक वृत्त तक, उत्तर की ओर आर्कटिक वृत्त तक मतलब हम ऊपर देखें तो यह नॉर्वे वाला क्षेत्र जो आता है, ये नॉर्वे वाला क्षेत्र हम कह सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि यह लगभग आर्कटिक वृत्त तक विस्तृत है। अब चूंकि लगभग आर्कटिक वृत्त तक विस्तृत है कह दिया है, तो आर्कटिक वृत्त कहां तक होता है? यह देखिए उत्तरी अक्षांश में 66.5 डिग्री के आसपास होगा। अब नॉर्वे एक ऐसा देश है, या इसका विस्तार देखिए तो यहां तक आ ही रहा है, इस बाल्टिक सागर के बराबर अक्षांश पे, और इसके आगे भी है। तो नॉर्वे एक ऐसा देश है जो आर्कटिक सर्कल है, उसमें 8 देश आते हैं। उन 8 देशों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है एक एक करके। तो उसमें से एक देश है नॉर्वे। वैसे उसमें यूएस भी है, कनाडा भी है, उसके अलावा डेनमार्क भी है, मतलब कि ग्रीनलैंड है, उसके अलावा रूस है, स्वीडन है, आइसलैंड है, फिनलैंड है, ऐसे करके 8 देश हैं। अब इन 8 देशों में एक अगर नॉर्वे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्कटिक वृत्त तक नॉर्वे जाता है। और यह जो है बाल्टिक सागर, यह नॉर्वे के पास में ही है और यह लगभग 60 डिग्री के ऊपर के क्षेत्र तक आता है, यह बाल्टिक सागर का अक्षांश। तो इसका मतलब लगभग जो बात कही गई स्टेटमेंट में आर्कटिक वृत्त तक विस्तृत है, यह बात चूंकि लगभग है तो हम कह सकते हैं ठीक है, बात सही समझ में आती है। तो पहला वाला भी सही था, दूसरा वाला भी अगर सही है। अब उसमें देखिए अभी आधी बात बची है कि शेष महाद्वीपीय यूरोप से स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को अलग करता है। तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कौन सा है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप आपका ये वाला क्षेत्र है, और बीच में आ गया बाल्टिक सागर, और शेष यूरोप का क्षेत्र आ गया आपका ये वाला। तो इसका मतलब स्टेटमेंट में जो बात कही गई कि शेष महाद्वीपीय जो यूरोप का क्षेत्र है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को अलग करता है, तो बिल्कुल करता है क्योंकि बीच में आ जाता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तो हम कहेंगे सी, यानी कि 1 और 2 हमारा उत्तर होगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है पीरियस बंदरगाह से संबंधित है, क्योंकि पीरियस बंदरगाह
के अधिकारियों ने अभी हाल ही में ब्रिटेन के जहाज पर प्रीगैबलिन दवा की 3.75 मिलियन गोलियां जब्त की हैं और यह अवैध तरीके से आ रही थी, इस वजह से जब्त की गई हैं। तो अब सवाल देखिए, अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला पीरियस बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ग्रीस, चीन, फिलीपींस या तुर्की? सवाल में 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में से जो सही जवाब है वह नक्शे पर देखें तो यह जो देश आपको दिखाई दे रहा है यूरोप में से, यह जो अलग कलर से ग्रीन कलर में है, ये पूरा का पूरा ग्रीस है। और इसी ग्रीस में एक जगह है एंथेस, और एंथेस में ही है यह बंदरगाह। बंदरगाह का नाम क्या है? पीरियस। तो पीरियस बंदरगाह एंथेस ग्रीस में है और इसको, इस क्षेत्र को ही कहा जाता है ग्रीस का प्रवेश द्वार। तो याद रखिएगा कि यह सवाल पूछा जा सकता है इस बंदरगाह के बारे में। तो इसका सही जवाब क्या है? ए, ग्रीस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है कहां पे? देखिए, एजियन सी से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है, ठीक है। यह अब अगला सवाल है, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में रोगुन जल विद्युत संयंत्र के निर्माण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे में थोड़ी सी हम आसपास के क्षेत्र को देखने का प्रयास करेंगे। फरगना घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हैं, अब तीनों में देखिए एक करके। इसके पूर्व में फरगना रेंज एवं दक्षिण में अलाई पर्वत स्थित है। फिर क्या कहता है? यह घाटी 3 देशों द्वारा साझा की जाती है जिसमें किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान व उज्बेकिस्तान शामिल है। फिर कहता है कि उज्बेक, ताजिक, किर्गिज तथा रूसी समेत विभिन्न जाति समूह यहां निवास करते हैं। अब यहां पे देखिए, पहले स्टेटमेंट से हम दूसरे फिर तीसरे तक आएंगे और देखेंगे कितने स्टेटमेंट यहां पे सही हैं। तो पहला है, इसके पूर्व में फरगना रेंज है और दक्षिण में अलाई पर्वत है। चलिए देखते हैं, यह है फरगना। अब इस फरगना घाटी से हमें देखना है, पूर्व में फरगना रेंज और दक्षिण में अलाई पर्वत। फरगना घाटी के पूर्व में अगर हम देखें तो हमें देखना होगा फरगना माउंटेन। फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है, दक्षिण में अलाई पर्वत। क्या दक्षिण में अलाई पर्वत है? ये देखिए, ये दक्षिण में अलाई पर्वत है। तो इसका मतलब कि पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है कि किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान व उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इन 3 देशों में यह हमें फरगना घाटी मिलती है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब देखिए एक करके, यहां पे आप देखिए तो ये आपको मिलेगा किर्गिस्तान, फिर उसके बाद देखिए ताजिकिस्तान, और अधिकतर इसका हिस्सा जो है वह है उज्बेकिस्तान, और ये है आपका फरगना इसके बीच में। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है। तो हम क्या कहेंगे? हमारा सही उत्तर है सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन मैं सी बोल रहा हूं मतलब तीसरा भी सही है। क्यों? क्योंकि जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है तथ्यात्मक रूप से यह जानकारी भी सही है। तो सी हमारा सही उत्तर हो गया। अब चलिए, हाल ही में अफगानिस्तान ने अपने व्यापारिक मार्गों में विविधता लाने के लिए चाबाहार बंदरगाह में निवेश की योजना बनाई है। अब यहां पे देखिए, कथन 1 और कथन 2 को देखते हुए चलिए। चाबाहार बंदरगाह भारत की ईरान से कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु है, जो भारत, ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच समुद्र, रेल एवं सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा कथन है, चाबाहार बंदरगाह भारत को एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करता है क्षेत्रों, जिससे अफगानिस्तान और अन्य तक पहुंच के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता कम हो जाती है। तो अब देखना है कि उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। फिर अगला है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है या नहीं है। फिर है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और दूसरा है डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब देखिए पहले वाले पे, पहला कथन क्या बोलता है? चाबाहार बंदरगाह भारत की ईरान से कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि चाबाहार बंदरगाह जो है वह कहां पर है? वह ईरान में है, ठीक है। अब उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु है। अब देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा है, और इस उत्तर दक्षिण जो एक गलियारा है जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये आपके सामने है। इस गलियारे में यह काम आता है, गलियारे के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में। अब देखिए, यहीं से बात शुरू होती है, भारत से निकले तो सबसे पहले हम ईरान में जाएंगे, और ईरान में हम कहां जाएंगे? चाबाहार में जाएंगे। अब यह उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, प्रवेश जब हम करते हैं तो भारत से ईरान, फिर रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच समुद्र, रेल और सड़क, ये तीनों ही संपर्क की सुविधा स्थापित होती है। तो ठीक है,
कहां कहां देखिए नाम आया, रूस, मध्य एशिया, यूरोप। तो यहां से हम आगे बढ़े, रूस गए, फिर मध्य एशिया होते हुए फिर आगे हम यूरोप गए। तो ये सारी कनेक्टिविटी तो हमें समझ में आ गई। लेकिन दूसरी बात देखिए, चाबहार बंदरगाह भारत को एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करता है, जिससे क्या फायदा होता है कि हमें पाकिस्तान तथा अन्य पहुंच के लिए पाकिस्तान पर निर्भर, मतलब हमें पाकिस्तान पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। अगर हम आगे पहुंचना चाहते हैं तो अफगानिस्तान के इस रास्ते से हम आगे बढ़ सकते हैं जहां हम बढ़ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल पहला वाला सही है। और दूसरा वाला जो कथन है, कथन एक की सही व्याख्या है। मतलब पहली बात से ही दूसरी वाली बात हमें समझ में आ जाती है जब हम इसको यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमें पाकिस्तान पर निर्भरता नहीं रहेगी, अफगानिस्तान हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद आगे हम पहुंच जाएंगे। तो ये बात स्पष्ट हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। अफगानिस्तान और अन्य तक पहुंच के लिए हमें पाकिस्तान पर निर्भरता हमारी जो कम हो जाती है, यह बात स्पष्ट हो चुकी। तो हमें दोनों ही कथन अगर हमारे सही हैं तो कथन एक ही है हमारा सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं कि हम भारत से गए तो हम ईरान में चाबहार पोर्ट तक पहुंच गए और यहां से फिर हम अफगानिस्तान तक जा सकते हैं। तो जो बात कही थी कि अब हमें पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना होगा अफगानिस्तान जाने के लिए, तो यह बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में कैबिनेट ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दे दी। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IMEC की स्थापना का भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इटली और यूरोपीय संघ ने सामूहिक रूप से समर्थन किया है। पिछले साल सितंबर की बात है, 10 सितंबर के आसपास की खबर है, जिसमें नई दिल्ली में इन सारे देशों के प्रमुखों ने और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख ने मिलकर यह तय किया कि IMEC यानी कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए इन सब का अपना अपना समर्थन है। सारे राष्ट्र प्रमुखों ने, इन सारे सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की। तो यह जानकारी खबर के रूप में तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल भी सही साबित होती है। अब उसके बाद देखिए, IMEC को दो गलियारों के रूप में विकसित किया गया है। एक पूर्व में भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है और दूसरा उत्तर में अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। अब देखिए, अरब की खाड़ी से हम देखते हैं ना, अब क्या कहता है, पूर्व में भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है। अब देखिए, भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ दिया इस क्षेत्र में, ये पूर्व में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है कि फिर उसके बाद उत्तर में अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। फिर यहां पे अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ दिया, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये आपस में कनेक्ट हो गया, हम भारत से यूरोप तक कनेक्ट हो गए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से। तो अब हमारे पे यहाँ पे जो जितनी बातें थी, पहली वाली तथ्यात्मक रूप से सही थी और दूसरी वाली मैप पर हमने देखा भारत से अरब की खाड़ी और फिर अरब की खाड़ी से यूरोप तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या हुआ कि पहला वाला सही, दूसरा वाला सही है। लेकिन हमें बताना क्या है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। पहला भी गलत नहीं है, दूसरा भी गलत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ना तो एक ना ही दो, यानी कि डी हमारा सही जवाब होगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल, हाल ही में थाईलैंड ने विवाह समानता के लिए ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है, अब जिससे वह समलैंगिक संबंधों को वैध बनाने वाला एशिया का तीसरा क्षेत्र बनने के करीब है। अब देखिए, समलैंगिक विवाह को लेकर के वहां पर कानून बनने को है। थाईलैंड देश है, याद रखिएगा, एशिया का देश है और तीसरा देश है इस प्रकार से। अब यहां पे थोड़ी सी थाईलैंड से स्पर्श करने वाले देशों की सीमा को देख लेते हैं। कौन कौन से देश हैं, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और चीन। आपको बताना है किस देश की सीमा थाईलैंड से स्पर्श नहीं करती है। अब देखने एक एक करके चलिए देखते हैं। यह है थाईलैंड। अब यहां पे देखिए म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया। अब देखिए म्यांमार दिख गया, फिर उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे लाओस, क्या हमें लाओस दिखता है, दिखता है। फिर उसके बाद देखिए कंबोडिया, इंडोनेशिया। फिर उसके बाद देखिए क्या कंबोडिया दिखता है, कंबोडिया दिख गया। फिर उसके बाद देखिए क्या इंडोनेशिया हमें दिखाई देता है, देखिए इंडोनेशिया हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो इंडोनेशिया को अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद मलेशिया को देखते हैं, क्या हमें मलेशिया कहीं दिख रहा है, ये देखिए हमें मलेशिया दिख गया, मलेशिया दिख गया। अब देखिए हमने सारे पड़ोसी कवर कर लिए, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया। वियतनाम देखिए नहीं लग रहा है, तो हमने वियतनाम यहां ना देखा है। लेकिन बचा कौन सा, चीन अभी बच गया है और चीन हमें दिख नहीं रहा है, कहीं भी सीमा लगती हुई थाईलैंड से नहीं दिख रही है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो चीन और एक इंडोनेशिया, दो ऐसे हैं जो थाईलैंड से इनकी सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो 4 और 6 कहां पे हैं, ऑप्शन डी में है, केवल 4 और 6, यही हमारा सही जवाब है। अब चलिए एक सवाल जो यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है। इस तरह के सवाल यह बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम कितना महत्वपूर्ण है और इसे क्यों हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। अब सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी है और ये नदी कहां पर जाके मिलती है, ये 4 हैं। इन 4 युग्मों के आधार पर बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। नदी है मेकोंग और अंडमान सागर, क्या सच में ऐसा है? एक एक करके चलिए देखते चलते हैं। अब देखिए, यह है कंबोडिया और यहां पे ये देखिए जो नदी आ रही है, ये जो नदी आ रही है ये नदी है मेकोंग, और ये कहां, कंबोडिया से गल्फ ऑफ थाईलैंड पे देखिए पहुंचती है। और ये आई कहां से है, कंबोडिया से पहले से पीछे से आ रही है, और कंबोडिया के पीछे कहां से आ रही है, ये मेकोंग नदी आ रही है तिब्बत क्षेत्र से आ रही है, लेकिन अंडमान सागर में जाकर नहीं मिलती है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि थाईलैंड में मिलती है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में। अब चलिए अगला देखिए, थेम्स, आयरिश सागर। चलिए अगला है थेम्स। अब थेम्स को देखिए, थेम्स नदी है और ये कहां जाती है, ये जाती है आपका इंग्लिश चैनल यहां पे है, और ये देखिए नॉर्थ सी, तो इसका संबंध किससे है, नॉर्थ सी से है। अब देखिए थेम्स नदी किससे संबंधित है, ये थेम्स नदी, सॉरी ये यूनाइटेड किंगडम, या स्पेशली हम कहें तो इंग्लैंड से, और यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं, दोनों से सही बोला जाएगा। तो यहां पर आयरिश सागर तो नहीं है, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। अब वोल्गा कैस्पियन सागर बोल रहा है, वोल्गा नदी, चलिए देखते हैं। ये वोल्गा नदी है, ये वोल्गा नदी आ रही आ रही आ रही आ रही और ये पहुंची कैस्पियन सी। वोल्गा नदी एशिया, सॉरी यूरोप में बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है, सबसे लंबी नदियों में से। ठीक है, तो अब यहां पे हमें एक तो चलिए सही मिल गया, वोल्गा। जाम्बेजी नदी हिंद महासागर, क्या ये सही है? चलिए देख लेते हैं। अब ये देखिए जाम्बिया, जाम्बिया में इस जगह से शुरू होती है जाम्बेजी नदी और आगे बढ़ते 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 देखिए कहां पहुंची, ये पहुंच गई मोजाम्बिक चैनल पे, और ये मोजाम्बिक चैनल किसका विस्तार है, इंडियन ओशियन का विस्तार है। तो इसका मतलब यहां पर जो बात कही गई थी सवाल में हिंद महासागर, यह बात भी सही साबित होती है। तो पहले 2 गलत है लेकिन दूसरे 2 यानी कि तीसरा और चौथा सही है। और पूछा है कितने सही सुमेलित हैं, तीसरा और चौथा, यानी कि सी हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए अब देखते हैं हमारा आज का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान और देश, सरवन पाकिस्तान, सब्जकोह ईरान, सना यमन। आपको क्या बताना है, उपर्युक्त युग्मों से कौन सा से सही सुमेलित है या है। ए है केवल 1, बी है केवल 3, सी है केवल 1 और 3, और डी है 1, 2 और 3। आप अपने सवाल का जवाब देना ना भूलिएगा। आप जवाब देते हैं तो हमें भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।